नमस्कार प्यारे बच्चों। आज कक्षा 10वीं के व्याकरण खंड के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे वाच्य का। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। वाच्य की परिभाषा क्या है, वाच्य की पहचान क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज के कालांश में आपको जानने को मिलेंगे। तो हम वाच्य की परिभाषा पे जाएं तो उससे पहले मैं कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मोहन पुस्तक पढ़ता है। ये एक वाक्य आपके सामने है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब इस वाक्य पे हम गौर करें तो इसमें मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये तीन शब्द हैं। इन तीन शब्दों को जोड़ करके एक वाक्य का निर्माण हुआ है। यदि व्याकरण की दृष्टि से देखें तो मोहन इस वाक्य का है कर्ता, जिसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं सब्जेक्ट। पुस्तक इस वाक्य का है कर्म, जिसे अंग्रेजी में आपके द्वारा बोला जाता है ऑब्जेक्ट। अंतिम में पढ़ता है, ये है वाक्य की क्रिया, जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है वर्ब। तो कर्ता क्या है? कर्ता जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, इसका मतलब हुआ जो वाक्य में कार्य को करता है। अर्थात सीधा सीधा कर्ता का अर्थ है जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, उसे हम कर्ता बोलते हैं। कर्ता के द्वारा जो काम किया जाता है उसे हम कहते हैं क्रिया। और कर्ता क्रिया को करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे हम कहते हैं कर्म। तो इस वाक्य में पढ़ने का काम मोहन कर रहा है, इसीलिए वाक्य का ये कर्ता है। क्योंकि मोहन के द्वारा पढ़ने का कार्य किया जा रहा है, अतः पढ़ता है इस वाक्य की क्रिया होगी। मोहन का पढ़ने की क्रिया को पूरा करने के लिए पुस्तक का माध्यम अपनाया गया है, अतः इस वाक्य में कर्म पुस्तक है। तो ये आपने जाना कि कर्ता कर्म क्रिया कैसे कहते हैं। अब एक प्रश्न छोटा सा हम देखते हैं। मोहन का यदि हम थोड़ा सा पद परिचय पे जाएं तो हमको पता लगेगा मोहन पुल्लिंग है। पुल्लिंग आप जानते हैं, जो पुरुष है, लड़का, आदमी, जो भी पुल्लिंग या पुरुष की श्रेणी में आते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। और जो स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं, महिलाओं की श्रेणी में आते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्त्रीलिंग। तो मोहन वाक्य का पुल्लिंग है। क्योंकि मोहन एक ही है, इसीलिए इसका वचन होगा एक वचन। तो ये मोहन के बारे में हमने जाना। मोहन वाक्य का कर्ता है, ये पुल्लिंग है और ये एक वचन है। क्रिया पे गौर कर ले। क्रिया पढ़ता है, लेकिन देखिए पढ़ता है, इससे हमको पता लगता है कि क्रिया भी पुल्लिंग ही है। क्योंकि ये स्त्रीलिंग होती तो यहाँ पर होता पढ़ती है। तो पढ़ता है आया है, इसलिए इसे हम कहेंगे पुल्लिंग। क्योंकि पढ़ता आया क्रिया है, इसीलिए एक वचन में होगी। क्योंकि बहुवचन में क्रिया बनती है पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पढ़ता है अर्थात ये भी एक वचन है। यदि इस स्थिति का हम विश्लेषण करें तो हमको एक चीज देखने को मिलेगी कि कर्ता का जो रूप था वही क्रिया का रूप हमें यहाँ देखने को मिला है। कर्ता भी पुल्लिंग था, एक वचन था, क्रिया भी हमारी पुल्लिंग है और एक वचन ही है। इसका मतलब है कि कर्ता और क्रिया का आपस में कोई ना कोई संबंध जरूर है। तो संबंध यदि हम देखेंगे तो हमें पता लगेगा, क्योंकि क्रिया का निर्धारण यहाँ कर्ता के अनुसार हो रहा है। अब निर्धारण से आप क्या समझेंगे? निर्धारण का अर्थ ये है कि यदि कर्ता पुल्लिंग एक वचन के रूप में है तो हमारी क्रिया भी पुल्लिंग और एक वचन के रूप में ही होगी। इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि क्रिया का निर्धारण कर्ता के अनुसार हुआ है। तो हमने ये देखा, लेकिन कुछ विशेष रूप के आपके सामने मैं स्पष्ट करता हूं। जैसे सीता खाना पकाती है। अब आप थोड़ा सा सोचिए, सीता का लिंग क्या होगा? स्त्रीलिंग। सीता का वचन क्या होगा? एक वचन। क्रिया का लिंग क्या होगा? स्त्रीलिंग। और इसका वचन क्या होगा? एक वचन। तो इस वाक्य में भी हमारी क्रिया हमारे कर्ता के साथ में सीधी सीधी जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि यहां भी क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार ही हुआ है। तो आज अभी हमने समझा
कि क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार किया जाता है। यदि कर्ता पुल्लिंग का है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी, यदि कर्ता स्त्रीलिंग है तो हमारी क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। यदि हमारा कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन, यदि हमारा कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन। तो क्या हमेशा क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार ही होगा? नहीं, कई बार कर्ता का प्रयोग क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है, लेकिन कुछ वाक्यों में क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार भी होता है। अब कैसे होता है जरा इसको भी समझ लेते हैं। अब यहां समझ के देखिए आप, जैसे वही वाक्य था हमारा, मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ये वाक्य हमने देखा, मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। और दूसरी ओर हमारा वाक्य है, सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। कर्ता आपके सामने मोहन है, सीता आपके सामने कर्ता है, तो ये वाक्य के कर्ता हुए। क्रिया पर गौर करें, क्रिया है पहले वाक्य की पढ़ी जाती है, दूसरे वाक्य की क्रिया भी है पढ़ी जाती है। अब आपको संदेह नहीं लगता कि पुल्लिंग होने के बाद भी पढ़ी जाती है और स्त्रीलिंग होने के बाद भी पढ़ी जाती है? क्यों? क्योंकि इसका सीधा सा उत्तर है कि यहाँ की जो क्रिया है वाक्यों की, इसका निर्धारण कर्ता के अनुसार न होकर के कर्म के अनुसार हुआ है। और कर्म कौन है? पुस्तक। तो कर्म के अनुसार क्रिया का निर्धारण किया गया है। क्योंकि हमारी पुस्तक है स्त्रीलिंग एक वचन, पुस्तक गिर गई, पुस्तक खो गई, इससे हमें पता लगता है कि पुस्तक स्त्रीलिंग है। तो पुस्तक की स्त्रीलिंग होने के कारण यहाँ की क्रिया भी स्त्रीलिंग हुई। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर क्रिया का निर्धारण कर्ता के अनुसार न होकर के कर्म के अनुसार हुआ है। अब आपको ये बताता कौन है कि क्रिया कर्ता के अनुसार या कर्म के अनुसार? ये बताने का काम करता है वाच्य। तो हम अब परिभाषा पे चले, तो वाच्य के द्वारा हमें ये पता चलता है कि क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हो रहा है या कर्म के अनुसार। तो ये जानकारी हमें वाच्य देता है। तो ये हुई हमारी परिभाषा। अब हम चलते हैं इसके प्रकार पर। अभी आपने देखा कुछ वाक्यों में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हुआ है, तो कुछ वाक्यों में क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार भी हुआ है। तो इसी निर्धारण के आधार पर वाक्यों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब वो कौन कौन से वाक्य हैं इस पर गौर करते हैं। देखिए, पहला हमारा वाक्य है कर्तृवाच्य, दूसरा हमारा वाक्य है कर्मवाच्य, तीसरा हमारा वाक्य है भाववाच्य। अब तीनों वाक्यों में क्या अंतर है ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, कर्तृवाच्य में वाक्य का प्रयोग, जैसे यहां हमने लिखा था मोहन खाना खाता है, इस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हुआ है। अर्थात हमारा मोहन जो था वो पुल्लिंग था, इसीलिए हमारी क्रिया भी पुल्लिंग की स्थिति में थी। तो यहाँ पर क्रिया का निर्धारण कर्ता के अनुसार हुआ है, इसीलिए इस प्रकार के वाक्य जहाँ क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है उन्हें हम कर्तृवाच्य कहते हैं। अर्थात जब कर्ता के लिंग और वचन के आधार पर ही क्रिया के लिंग और वचन का निर्धारण हो तो ऐसे वाच्य को हम कर्तृवाच्य के नाम से जानते हैं। किंतु यदि हमने आगे पढ़ा था मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, इस वाक्य में
क्रिया जो है पढ़ी जाती है, लेकिन इसका निर्धारण मोहन के अनुसार न होकर के पुस्तक के आधार पर हुआ है, अर्थात कर्म के आधार पर। तो जब क्रिया का प्रयोग कर्म के आधार पर हो तो उसे हम कहते हैं कर्मवाच्य। अंत में है भाववाच्य। आखिर ये क्या है? देखिए, क्रिया के दो रूप होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। अब ये सकर्मक और अकर्मक क्या है ये भी हम समझ लेते हैं। कुछ क्रियाओं को पूर्ण होने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, बिना कर्म के वो पूर्ण क्रिया नहीं हो सकती। इसीलिए ऐसी क्रियाएं जिन्हें कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें हम बोलते हैं सकर्मक क्रिया, किंतु ऐसी क्रिया जिनमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती उन्हें हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। अब इसकी पहचान कैसे होगी? सीधा सा एक नियम बना लीजिए। मैं कहता हूं मोहन खाना खाता है। इस वाक्य में मोहन करता है, खाना कर्म है, जबकि खाता है ये वाक्य की क्रिया है। तो आपको क्या करना है? सकर्मक अकर्मक की पहचान करने के लिए कर्म के स्थान पर आपको लगाना है क्या। यदि हम क्या लगाएंगे तो ये एक प्रश्न बनेगा, मोहन क्या खाता है। इसका उत्तर क्या आएगा वाक्य के आधार पर? मोहन खाना खाता है। यदि ऐसे प्रश्न बनाने पर कर्म के स्थान पर क्या लगाने पर प्रश्न बनाया जाए, यदि उसका उत्तर आपको प्राप्त होता है तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। किंतु जिन वाक्यों के अंदर कर्म में क्या लगाने पर भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिले तो ऐसे क्रियाओं को हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। उदाहरण के रूप में, मोहन कविता लिखता है। मोहन क्या लिखता है? कविता, सकर्मक क्रिया। मैं पुस्तक पढ़ता हूं। मैं क्या पढ़ता हूं? पुस्तक। उत्तर आया सकर्मक क्रिया। मैं रोटी खाता हूं। मैं क्या खाता हूं? रोटी। ये सकर्मक क्रिया हुई। किंतु अब देखिए, बच्चा कमरे में रोता है। बच्चा क्या रोता है? उत्तर नहीं आया, अकर्मक क्रिया। मैं मैदान में दौड़ता हूं। मैं क्या दौड़ता हूं? उत्तर नहीं आया, अकर्मक क्रिया। मैं छत से कूदता हूं। मैं क्या कूदता हूं? उत्तर नहीं आया, अकर्मक क्रिया। तो ऐसी क्रियाएं जिनमें कर्म के स्थान पर क्या लगाने पर प्रश्न का उत्तर हमें प्राप्त नहीं हो वे अकर्मक क्रिया होगी, और जिनमें क्या का उत्तर हमें मिलेगा वो सकर्मक क्रिया होगी। तो हम देखते हैं भाववाच्य और कर्मवाच्य दोनों के एक रूप हैं। जैसे मोहन के द्वारा दौड़ा जाता है। देखिए, दोनों में एक समानता यह है कि दोनों में कर्ता के बाद में के द्वारा शब्द का प्रयोग हुआ है, किंतु दोनों में अंतर यह है कि दौड़ा जाता है अकर्मक क्रिया है, जबकि पढ़ी जाती है सकर्मक क्रिया है। तो दोनों के बीच में यह अंतर है, अर्थात ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता के बाद के द्वारा लगा हो लेकिन अकर्मक क्रिया का प्रयोग हो तो वे भाववाच्य होंगे, लेकिन ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता के बाद के द्वारा लगा हो और सकर्मक क्रिया हो तो वो कर्मवाच्य होंगे। और कर्तृवाच्य में कर्ता के बाद में के द्वारा शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसके लिए हम एक सारणी बना करके देखते हैं। देखिएगा, आपको तीनों की पहचान करना इससे काफी आसान हो जाएगा। देखिए, इसमें हमारे सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया का प्रयोग होता है, लेकिन के द्वारा शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है और इसमें के द्वारा शब्द का प्रयोग होता है। भाववाच्य में आकर्मक क्रिया होती है, इसमें भी के द्वारा या फिर से भी हम लगा सकते हैं, से शब्द का प्रयोग होता है। तो ये तीनों के अंदर कुछ समानता है, कुछ अंतर है। तो हमने देखा कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं आ सकती है। उदाहरण के लिए, मैं कविता लिखता हूं। क्या लिखता हूं? कविता। सकर्मक क्रिया कर्तृवाच्य, क्योंकि के द्वारा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। मैं मैदान में दौड़ता हूं, अकर्मक क्रिया है,
किंतु के द्वारा शब्द नहीं है, फिर भी ये कर्तृवाच्य है। कर्मवाच्य पे जाए, मेरे द्वारा खाना पकाया जाता है, मेरे द्वारा क्या पकाया जाता है, खाना, तो कर्मवाच्य। मेरे द्वारा मैदान में दौड़ा जाता है, अकर्मक क्रिया, द्वारा आया है, या फिर मुझसे मैदान में दौड़ा जाता है आया, तो ये भाववाच्य की क्रिया होगी। तो हमने देखा कि वाच्य वह है जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हुआ है, कर्म के अनुसार या फिर भाव के अनुसार। जो हमें ये बताता है उसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया का प्रयोग होता है, किंतु कर्ता के बाद के द्वारा या से शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है और कर्ता के बाद के द्वारा शब्द का प्रयोग किया जाता है। भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया होगी और कर्ता के बाद के द्वारा या से शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो ये हमारे आज के 3 वाच्य थे। 3 वाच्य के बाद में अगले सेशन में हम कर्तरी से कर्मवाच्य बनाना, या फिर कर्तरी से कर्म से कर्तृवाच्य, या फिर भाववाच्य से कर्तृवाच्य का परिवर्तन और कर्तृवाच्य से भाववाच्य का परिवर्तन, इन 4 प्रकार के परिवर्तन को हम सीखेंगे। आपके लिए कार्य ये है कि कर्तरी, कर्म और भाववाच्य इनके 10-10 उदाहरण आप अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखें। तब तक के बहुत बहुत धन्यवाद।